बंगाल। तो हम ऑलरेडी हैदराबाद एंड अवध के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से ये दोनों एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, और हमने उससे भी पहले पढ़ा था कि 3 कैटेगरीज में हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बांट सकते हैं। मतलब कि जब मुगल एम्परर उसका डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हुई, और अब उन इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हम मेन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उनमें से पहली कैटेगरी वो थी जो कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस वाली थी, कि मतलब कि ऐसी स्टेट्स जो पहले मुगल प्रोविंसेस हुआ करती थी। तो उन ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में से भी 3 स्टेट्स थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। तो हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया, अवध के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में। तो बंगाल को फाउंड किसने किया था? मुर्शिद कुली खान, जो कि इस प्रोविंस के नायब थे, मतलब कि डेप्यूटी टू द गवर्नर। मतलब कि ये जो बंगाल प्रोविंस थी उसके नायब थे मुर्शिद कुली खान। नायब मतलब कि जो सेकंड नंबर पे आता है, गवर्नर के जस्ट नीचे वाली पोस्ट। तो मुर्शिद कुली खान ने बहुत ही जल्द ही अपने ऑफिस की पावर को अपने हाथ में ले लिया। मतलब कि जिस ऑफिस उनको संभालने को दिया गया था, जो भी ऑफिस उनके कंट्रोल में था, तो उसकी जितनी भी पावर थी वो पूरे तरीके से मुर्शिद कुली खान ने अपने अंडर ले ली। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो अवध एंड हैदराबाद के रूलर्स की तरह ही मुर्शिद कुली खान ने जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था स्टेट का, उसको सबसे पहले अपने कंट्रोल में लिया। राइट। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो टैक्स वगैरह का पैसा कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू स्टेट को मिलता है। अब जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है ना। तो जब तक पैसे पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बाकी पावर्स को कैसे संभालेंगे? तो इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो जैसा कि हमने पिछले 2 केसेस में देखा, अवध एंड हैदराबाद के, किस तरीके से उनके रूलर्स ने, जो भी ये जो अशफ जहां एंड सादत खान थे, जब उन्होंने इन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया तो उन्होंने कोशिश की कि वो मुगल इन्फ्लुएंस को वहां से कम कर सके। तो उनकी तरह ही मुर्शिद कुली खान ने भी कोशिश की कि वो यहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस को कम कर सके। और मुगल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उन लोगों की तरह ही उन्होंने भी जितने भी मुगल जागीरदार थे उनको उड़ीसा में भेज दिया, और बंगाल के रेवेन्यूज का रीअसेसमेंट करने के लिए ऑर्डर दिया कि जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हुआ है उसकी वापस से असेसमेंट की जाए, और देखा जाए कि कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से रीअसेसमेंट करवाया गया। तो सभी जमींदारों से रेवेन्यू को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ कलेक्ट किया जाता था कैश में, और इस वजह से जो जमींदार हैं उनको बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स से पैसा बोरो करना पड़ता है, क्योंकि जमींदारों से तो वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई तुम्हें इतना पैसा हमें देना ही देना है। अब जमींदार के पास मान लो नहीं है, जमींदार ने आगे टैक्स कलेक्ट नहीं किया है, तो जमींदार पैसा कहाँ से देगा इनको? तो जमींदार जो है वो बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स से पैसा उधार ले लेता था, और फिर अब ये स्टेट को एज रेवेन्यू दे देता था। और इस वजह से जो जमींदार हैं उनको काफी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनपे वो कर्ज के तले दब गए, और जो लोग इन टैक्सेस को पे नहीं कर पाते थे, जो जमींदार, उनको उनकी लैंड्स बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी लैंड्स बड़े जमींदारों को बेच दें। और इस वजह से जो बंगाल जब 18th सेंचुरी में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी, तो जो जमींदार हैं उस पर काफी ज्यादा चेंजेस आए। तो किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे जो जमींदार टैक्स पे नहीं कर पाते थे, या तो उन्हें लोन लेना पड़ता था बैंकर्स एंड मनी लैंडर्स से, या उनको अपनी जमीनें बेच देनी पड़ती थी। तो इसीलिए जमींदार के बीच में काफी ज्यादा चेंजेस आए इस टाइम पे। The close connection between the state and bankers, noticeable in Hyderabad and Awadh as well, was evident in Bengal under the rule of Ali Wordi Khan. तो जैसा कि हमने अवध एंड हैदराबाद के केस में देखा था कि किस तरीके से जो न्यू सोशल क्लास है, मनी लैंडर्स की, बैंकर्स की, तो इन लोगों की ये वाली जो क्लास है उसका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी। और जो स्टेट और इन बैंकर्स मनी लैंडर्स के बीच का जो रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। तो बंगाल में भी इस तरीके की जो नजदीकियां हैं बैंकर्स मनी लैंडर्स एंड स्टेट के बीच में, वो अली वर्दी खान के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली। तो अली वर्दी खान के टाइम पर जगत सेठ का जो बैंकिंग हाउस है वो बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो चुका था। तो अब हमने बंगाल के बारे में भी जान चुका है कि किस तरीके से जो मुर्शिद कुली खान है वो पहले तो नायब था, बट अपने ऑफिस की सारी जितनी भी पावर है उसको अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में ले लिया, और इस तरीके से बंगाल को एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्थापित कर दिया। तो अब हम देखेंगे, अब हम तीनों स्टेट्स के बारे में जान चुके हैं। हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा, अवध के बारे में पढ़ा, और अब बंगाल के बारे में पढ़ लिया है।
अब हम देखेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं इन तीनों ही स्टेट्स। तो इफ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट थ्री कॉमन फीचर्स अमंग दीज थ्री स्टेट्स। तो अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनालाइज करेंगे इन तीनों स्टेट्स को तो हमें तीन कॉमन फीचर्स देखने मिलेंगे। तो पहला है, दो many of the larger states were established by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited। मतलब कि अब इन लोगों ने, जो ये गवर्नर्स वगैरह थे, जो मुगल नोबल्स थे, उन्होंने ये बड़ी बड़ी स्टेट्स स्टैब्लिश की, बट बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स थे जो कि इन्होंने इनहेरिट किए थे, वो इन्हें पसंद नहीं आए, जैसे कि जागीरदारी सिस्टम। मतलब कि जो सिस्टम पहले मुगल्स फॉलो करते थे उनमें से बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे जो इनको पसंद नहीं थे, जो हाईली सस्पिशियस थे। जैसा कि हमने देखा कि तीनों के तीनों ने ही अवध में, हैदराबाद में एंड बंगाल में उन लोगों ने रीअसेसमेंट करवाया रेवेन्यूज का। तो वो क्यों करवाया? क्योंकि उन्हें ये डर था, उन्हें ये डाउट था कि भाई कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, सब कुछ सही से हो भी रहा है। तो इस तरीके से, और उन्होंने अपने प्रोविंस में से, अपने स्टेट में से जो मुगल इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश की। इसीलिए मुगल द्वारा जिन भी लोगों को अपॉइंट किया गया था उन्हें ये लोग ट्रांसफर करने लग गए और अपने सर्वेंट्स को, अपने लॉयल लोगों को इन पोजीशंस पे लाने लग गए। ठीक है, तो पहला तो ये था कि बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे जो इन्हें सही नहीं लगते थे, और स्पेशली जो जागीरदारी सिस्टम है वो इन्हें सही नहीं लगता था। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। सेकेंड मेथड था, सेकेंड जो चीज थी जो इन तीनों में सिमिलर थी, वो ये थे कि मुगल वालों से, जो मुगल लोग जिस तरीके का टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करते थे और अब ये जो तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्रोसेस फॉलो कर रही हैं वो अलग थे। तो मुगल जो है वो स्टेट के ऑफिसर्स पे डिपेंड रहते थे कि जो स्टेट ने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है वो जाके टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करेंगे। बट ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, अवध, हैदराबाद एंड बंगाल, ये लोग क्या करते थे, ये लोग रेवेन्यू फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ये देखा था ना हमने कि जिस तरीके से जो भी फार्मर, जो भी इंसान सबसे हाईएस्ट बिड देगा उसी को टैक्स कलेक्ट करने के राइट सोल्ड कर दिए जाते थे। तो ये जो रेवेन्यू फार्मर्स का सिस्टम है वो इन तीनों स्टेट्स ने अपनाया। द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी, थॉरोली डिसअप्रूव्ड बाय द मुगल्स, स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो ये जो प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी है इसे मुगल्स पसंद नहीं करते थे, बट इन तीनों स्टेट्स ने इस सिस्टम को अपनाया और 18th सेंचुरी के टाइम में ये लगभग पूरे इंडिया में फैल चुका था ये वाला सिस्टम। अब जो तीसरा कॉमन फीचर है इन तीनों ही स्टेट्स के बीच में वो है इमर्जिंग रिलेशनशिप विद द रिच बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। तो किस तरीके से जो बैंकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और स्टेट के साथ इनके रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। अब ऐसा होता क्यों था, क्यों इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी? तो सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि इजारदारी वाला जो सिस्टम है, जो रेवेन्यू फार्मर्स वाला सिस्टम है, उसमें क्या होता था कि ये जो बैंकर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये लोग रेवेन्यू फार्मर्स को लोन देते थे, क्योंकि रेवेन्यू फार्मर्स ने बिड देते समय क्या कहा था कि भाई हम आपको इतना फिक्स अमाउंट देंगे। ठीक है, मान लो हर महीने हम आपको इतना फिक्स्ड अमाउंट देंगे। अब बाय चांस रेवेन्यू फार्मर्स उतना अमाउंट इकट्ठा करने में नाकाम रहे तो ये क्या करेंगे, तो ये लोग रेवेन्यू फार्मर्स बैंकर से, मर्चेंट से लोन ले लेते थे। ठीक है, अब लोन भी किस बेसिस पे लेते थे? लोन लेते थे लैंड की सिक्योरिटी पर, मतलब कि एक तरीके से लैंड गिरवी रख देते थे और उसके बदले पैसा लेते थे और फिर उस पैसे को ये लोग स्टेट को एज टैक्स दे देते थे, जो इन्होंने जिस चीज के लिए बिड लगाई थी, जिस चीज का एक तरह से प्रॉमिस किया था कि भाई इतना अमाउंट तो हम आपको देंगे स्टेट को। तो इस तरीके से रेवेन्यू फार्मर्स जो हैं उन्हें अपनी जमीन सिक्योरिटी की तरह देकर, गिरवी रखकर वो लोग पैसा लोन लेते थे। और जब बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के पास इनकी ये लैंड आ जाती थी तो टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी इन जमीनों से बैंकर्स एंड मर्चेंट्स के पास आ जाता था। तो दीज पीपल लैंड मनी टू रेवेन्यू फार्मर्स। दीज पीपल किसकी बात की जा रही है? बैंकर्स एंड मर्चेंट्स की। तो ये लोग रेवेन्यू फार्मर्स को पैसा लोन में देते थे, रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी, लैंड को सिक्योरिटी के रूप में रिसीव करते थे एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम दीज लैंड्स थ्रू देयर ओन एजेंट्स। तो फिर ये बैंकर्स एंड मर्चेंट्स क्या करते थे, अपने खुद के एजेंट्स के द्वारा इन जमीनों से टैक्सेस कलेक्ट करते थे और पूरे के पूरे भारत में जो रिचेस्ट मर्चेंट्स हैं उनको धीरे धीरे करके पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेक मिलता जा रहा था। मतलब कि पॉलिटिकली भी इन लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, इन लोगों की सुनी जा रही थी। तो अब इस पूरे सेक्शन में हमने ये तीन जो कॉमन फीचर्स हैं वो भी देख लिए, इन तीनों स्टेट्स में किस तरह के कॉमन फीचर्स थे, राइट? कि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स इन्हें सस्पिशियस लगते थे। सेकंड, जो टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम है वो डिफर करता था और तीसरा, मर्चेंट्स बैंकर्स के साथ रिलेशनशिप।